हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये खान सर का जो पॉकेट का बुक निकाला गया है, पॉकेट जीके का, उसका हम एनालिसिस करा रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, तो आज थोड़ा सा विलंब हो गया है वीडियो अपलोड होने में। ये 6 बजे सुबह में अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो सेशन होने वाला है वह 26वां सेशन है। ठीक है, 26वां सेशन है। तो इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाकर के, तो टोटल 25 सेशन हो चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो है 500 क्वेश्चन का मैंने मैराथन भी डाल दिया है। ठीक है, और फिर जब भी 1500 प्रश्न ये पूरा हो जाएगा तो फिर हम 500 प्रश्न आपको मैराथन डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस पे जरूर देखिए वीडियो को। काफी जो है मजेदार वीडियो बनता है और डिस्कशन के साथ। ठीक है, कम समय में अच्छी डिस्कशन समझाते हुए हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। और ये जो सेशन है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ठीक है, बीएसएससी, ये सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये खान सर का जो बुक है इसमें सारे सब्जेक्ट का समावेश किया हुआ है और सारे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और उस सारे प्रश्न को हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करके जो है आपके सामने लाते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रश्न से। देखिए क्या कह रहा है नौपाषाणिक स्थल चौपानी मांडा से अवशेष मिले हैं। नौपाषाणिक स्थल है चौपानी मांडा, वहां से क्या मिला है, किसका साक्ष्य मिला है? तो वहां से जो मिला है आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां मिला है। कहां से? चौपानी मांडा से। कहां से मिला है? चौपानी मांडा से। चौपानी मांडा जो है कौन सा स्थल है? नौपाषाणिक स्थल है। ठीक है, राख का ढेर की बात करते हैं तो राख का ढेर जो है पिकली हाल से मिला है ना। कहां से मिला है? पिकली पिकली हाल से। पिकली हाल से जो है ये क्या मिला है? तो राख का ढेर मिला है। चौपानी मांडा से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां मिला है। राख का टीला की बात करते हैं तो आपका जो है संगन कल्लू से मिला है। संगन कल्लू, है ना। राख का टीला अगर पूछेगा तो संगन कल्लू, राख का ढेर पूछेगा तो पिकलिहाल से। ठीक है, और आदिम कुल्हाड़ियां, है ना, आदिम कुल्हाड़ियां वह चित्रित मृदभांड की बात करते हैं तो ये जो मिला आपको सारू तारू से। सारू तारू, है ना, सारू तारू से। कहां से मिला है? तो सारू तारू से। मैंने ये सारा बता दिया। और ये तीनों चारों जो भी है ये नौपाषाणिक स्थल है। क्या है? ये सब जो है नौपाषाणिक स्थल है। आपसे अगर कभी पूछेगा कि पिकलिहाल कहाँ है तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। संगन कल्लू कहाँ है? तो ये भी आपका कर्नाटक में है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सारू तारू कहाँ है तो ये आपका असम में है। ठीक है, कहाँ है? तो असम में, असम में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि राख का ढेर व निवास स्थान का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? तो अभी जस्ट हम बताएं कि राख का जो ढेर है और निवास स्थान है वो आपका ढेर पूछेगा तो पिकलिहाल से। कहां से मिला है? पिकलिहाल से। ठीक है, संगन कल्लू से बात करते हैं तो राख का टीला, राख का टीला बार बार बता रहे हैं ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, यहीं पर बोर्ड पर याद हो जाए। ठीक है, चौपानी मांडा से जो है क्या मिला है? तो मधुमक्खी के छत्ते, है ना, मधुमक्खी के छत्ते, है ना, जैसी झोपड़ियां, जैसी झोपड़ियां, झोपड़ियां मिला है। कहां से? तो आपको चौपानी मांडा से। असम के सारू तारू से मैंने अभी बताया था कि चित्रित मृदुभांड, चित्रित चित्रित मृदुभांड, है ना, चित्रित मृदुभांड, ये नहीं बताया था, है ना, सॉरी, चित्रित मृदुभांड हो गया। और यहाँ से देखिए चित्रित मृदुभांड है ना, और आदिम कुल्हाड़िया, ये दोनों मिला आपको कहां से? तो सारू तारू से। तो चित्रित मृदुभांड एंड सारू अति कर दीजिए, है ना, और दूसरा का तो बताइए दिए उसमें। चलिए इसको नोट कीजिएगा आप लोग, जो है नोट बनाइए, अपना एक कॉपी रखिए उसमें नोट बनाइए और उसको नोट कीजिए अपने हिसाब से, है ना, और उसको बार बार पढ़िए, तभी जो है आपका रिजल्ट जो है संभव है। ठीक है, अगला प्रश्न। मनुष्यों के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था। तो मनुष्यों के द्वारा जो बनाया गया प्रथम औजार था उसको जो है
क्या था? तो कुल्हाड़ी था, है ना। मनुष्यों के द्वारा जो प्रथम बनाया गया था औजार था, कौन था? कुल्हाड़ी। ठीक है, मनुष्य ने, है ना, मानव ने सर्वप्रथम, अगर आपसे पूछेगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, किस धातु का प्रयोग किया, तो क्या बताइएगा? तो प्रयोग किया जो है किसका? तो तांबा को, है ना। किसको? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, तांबा का। अगर आपसे पूछेगा कि ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो चालको, है ना, चालको लिथ। ये सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है, मजाक में नहीं लेना है। चालको लिथ युग के नाम से जाना जाता है किसको? तो ताम्रपाषाण काल को, ताम्रपाषाण काल को। चलिए अगला क्वेश्चन पर। ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी, ताम्रपाषाण युग की जो सबसे बड़ी बस्ती थी वो कौन सी थी? तो ये थी आपको इनाम गांव। कौन थी? इनाम गांव। कौन थी? इनाम गांव। तो ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती क्या था? इनाम गांव। अगर आपसे पूछेगा कि इनाम गांव का संबंध जो है, इसका जो संबंध है वह किस संस्कृति से था, संबंध की बात करते हैं तो इसका जो संबंध था, है ना, जोरवे, है ना, जोरवे संस्कृति, है ना, जोरवे संस्कृति से। ठीक है, इसका जो संबंध है वह किस संस्कृति से था? तो जोरवे संस्कृति से। किसका? इनाम गांव। क्या है इनाम गांव? तो जो है ताम्रपाषाण युग की क्या है? तो बस्ती थी, ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। कारण नुसरत खां की मृत्यु, देखिए यहाँ पर नुसरत खां की मृत्यु जो हुआ वह किसके आक्रमण के विरुद्ध हुआ था? नुसरत खां। नुसरत खां जो है अलाउद्दीन खिलजी के एक सेना था। नुसरत खां कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना, यहां लिख देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के, है ना, सेना था, सेना में शामिल था। ठीक है, तो नुसरत खां की मृत्यु किसके आक्रमण के विरुद्ध हो गया? जैसे जफर खां का, जफर खां भी क्या था? इसी का सेनापति था। जफर खां हो गया आपको, नुसरत खां हो गया, और एक जो है क्या था, देखिए आगे देखने को मिलेगा। तो नुसरत खां की मृत्यु किसके आक्रमण के विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपको रणथंभौर अभियान के विरुद्ध, रणथंभौर अभियान के विरुद्ध। ठीक है, ये रणथंभौर अभियान जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1301 ईस्वी में। कब हुआ था? तो रणथंभौर अभियान की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था आपको? तो 1301 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? रणथंभौर अभियान में तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, ने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, रणथंभौर के राजा जो थे हमीर देव, है ना, हमीर देव पर क्या किया था? तो आक्रमण किया था। हमीर देव पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण किया, उसी को रणथंभौर अभियान के नाम से जाना जाता है। और उसी क्रम में 1301 ईस्वी में जो है इसका नुसरत खां का क्या हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मंगोल अभियान की अगर हम बात करते हैं तो मंगोल अभियान जो चला था 1221 से लेकर के 1327 तक, 1221 से लेकर के 1327 तक जो है ये मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, इस अभियान के विरुद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना का मृत्यु हुआ था? ये भी तो आपसे पूछ सकता है। तो जफर खां, है ना, इसी आक्रमण में जो है जफर खां, जफर खां की मृत्यु, जफर खां की मृत्यु। अगर आपसे पूछेगा कि जफर खां की मृत्यु कौन से अभियान के समय हुआ? तो मंगोल अभियान। मंगोल अभियान कब से कब तक चला? तो 1221 से 1327, है ना। सर्वाधिक जो है अगर आपसे पूछेगा, है ना, सब जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुआ वह किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक आक्रमण हुआ, सर्वाधिक आक्रमण, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण। ठीक है, चंगेज खां की बात करते हैं तो ये इल्तुतमिश के समय, है ना, इल्तुतमिश के समय जो है क्या आया था? तो भारत आया था, भारत
आया था, काहे आया था? तो ये जो है अपना दुश्मन को खदेड़ते हुए आया था। कौन था इसका दुश्मन जो है? तो ख्वारिज्म शाह, है ना? ख्वारिज्म शाह का, है ना, इल्तुतमिश के समय भारत, यहाँ पर लिख देते हैं ख्वारिज्म, ख्वारिज्म शाह, है ना, का पीछा करते हुए, पीछा करते हुए, है ना, करते हुए, और इल्तुतमिश से इन्होंने जो है मदद मांगा, ख्वारिज्म शाह। लेकिन इल्तुतमिश सोचा कि अगर हम इसको मदद करते हैं तो ये जो है आपको चंगेज खां जो है हम पर आक्रमण कर देगा। इसलिए जो है इल्तुतमिश ने अपना बुद्धि विवेक लगाते हुए इसकी मदद नहीं किया, और चंगेज खां उसको पीछा करते आया, और फिर जो है वो अपने काम से आया और अपने लौट गया। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। कर अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनापति थे। कौन कौन सेनापति था? देखिए अभी बता रहे थे ना कि अलाउद्दीन खिलजी, जैसे जफर खां का जो मृत्यु हुआ था, जफर खां का मृत्यु वह कौन सा आक्रमण के समय हुआ? तो मंगोल आक्रमण के समय, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण के समय, मंगोल आक्रमण के समय हुआ। ठीक है, नुसरत खां की बताएं अभी हम, रणथंभोर, है ना, रणथंभोर, रणथंभोर अभियान, है ना, अभियान के दौरान मृत्यु हुआ था। ये दो क्वेश्चन तो अभी हम जस्ट पढ़ा है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, कौन कौन था? तो ये चारों था, अलप खां, नुसरत खां, उलूग खां, ठीक है, और जफर खां। ठीक है, ये चारों था। ये क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी के सलाह से, सहयोग के सलाह से परित्याग दिया था। ठीक है, क्या कर रहा? देखिए क्वेश्चन को पहले समझना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सहयोगी की सलाह पर त्याग दिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है विश्व विजय विश्व विजय जो है करने की चेष्टा रखता था, लेकिन उसका एक मित्र था अलाउल मुल्क, जिसको जो है मना करने पर जो है मान गया कि बोला नहीं नहीं मित्र, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अलाउल मुल्क था, कौन था उसका मित्र? अलाउल मुल्क। बाकी ये सब जो है क्या था? उसका मुख्य सेनापति था, मुख्य क्या था? सेना था। कर विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला शासक था उसका क्या नाम है? यही तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एग्जाम में जब पूछेगा तो आप बता जाइएगा। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत पार करके जो है एकमात्र यही था अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो शासन था 1296 से लेकर के 1316। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1290 से 1296 तक था। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के जो है क्या था? तो संस्थापक था, संस्थापक था। ठीक है, नुसरत खां की मृत्यु जो है कैसे हुआ? तो मृत्यु जो है कैसे हुआ? रणथंभोर, है ना, रणथंभोर, है ना, रणथंभोर अभियान के समय हुआ। अभी जस्ट हम बताए थे। जफर खां का मृत्यु जो है मंगोल आक्रमण, है ना, मंगोल आक्रमण के समय हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? किसने जो है अपनी अधीनता स्वीकार नहीं किया था, नहीं हार माना था? तो ये था पांड्य राजा ने, है ना, पांड्य राजा ने। कर अलाउद्दीन खिलजी के शासन में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन था 1296 से लेकर 1316 तक, तो उसमें कौन शामिल नहीं था? तो देखिए सभ्य शामिल नहीं था। ठीक है, कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल और बिहार ये सब जो है शामिल नहीं था। कौन सा राज्य शामिल नहीं था? कर अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल को पुनः अधिकार करने हेतु किसके नेतृत्व में सेना को भेजा था? देखिए ये जो सेशन है आपको शुरू से अगर देखिएगा तब ज्यादा मजा आएगा। एक नंबर वीडियो से देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा जो है दिमाग में घुसेगा। ठीक है, और पढ़ने में मन भी लगेगा। बीच से देखिएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि बीच से कहाँ आ गया। ठीक है, तो शुरू से एकदम अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपना था वहां से जो है हम लोग शुरुआत किए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक क्वेश्चन करके हम लोग जो है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से उसको खत्म करते हैं। जैसे इल्तुतमिश को खत्म कर दिया, गुलाम वंश को खत्म कर दिया,
है ना। अब खिलजी चल रहा है, ठीक है, खिलजी के बाद जो है तुगलक चलेगा। तो इस तरह से जो है शुरू से आप देखिए, ठीक है। करा अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल को पुनः अधिकार करने हेतु किसके नेतृत्व में सेना को भेजा था? तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि सिराजुद्दौला ने, सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला द्वारा, है ना, सिराजुद्दौला द्वारा क्या किया गया? तो अंग्रेज जो है क्या कर रहा था, बंगाल का जो है किलेबंदी कर रहा था, बंगाल का किलेबंदी कर रहा था। और जब किलेबंदी कर रहा था, सिराजुद्दौला को जब पता चला तो मना किया, है ना, कि भाई किलेबंदी नहीं करो, ठीक है, किलेबंदी नहीं करो। बार बार मना करने पर नहीं माना। एक दिन इसका मिजाज गरमाया, एक दिन इसका मिजाज गरमाया, और है ना 20 जून, है ना 20 जून 1756 का जो डेट था वो ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ब्लैक होल। इसमें क्या किया? तो 146 को अंग्रेज के पकड़ा, एगो छोटा सा रूम में जो है पैक कर दिया, है ना, छोटा सा रूम में क्या कर दिया? पैक कर दिया और छोड़ दिया। बिहान होके जब देखा गया तो उसमें जो है अधिकतर अंग्रेज का जो है मृत्यु हो चुका था, है ना। तो सिराजुद्दौला जो है घुसाया और ये परिणाम कर दिया, जिसको हम लोग ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस ब्लैक होल की घटना, है ना, घटना का जो विवरण है, विवरण जो है कौन सा अंग्रेज देता है? तो हाउलवेल, है ना, हाउलवेल। हाउलवेल जो है इस घटना का पूरा माजरा जो है अपने कंपनी को बताता है कि सिराजुद्दौला ने ऐसे ऐसे किया है ना, हम लोग के साथ में। हाउलवेल उसमें जो है जीवित रह गया था, ठीक है। तो ये था बात है। तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला एक तरह से जो है अंग्रेज को जो है भगा दिया था। तो वही कह रहा है कि अक्टूबर 1756 ईस्वी में, है ना, जून में देखिए घटना हुआ था, अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल को पुनः अधिकार, पुनः मतलब फिर से अधिकार। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे, जब ये ब्लैक होल की घटना हुआ तो सिराजुद्दौला ने बंगाल का नाम जो है, बंगाल का नाम जो है बदल दिया। बंगाल का नाम क्या रख दिया? अलीनगर, अलीनगर रख दिया। और अलीनगर का जो संरक्षण, है ना, संरक्षण दिया वो किसको दिया? मानिक चंद्र को, मानिक चंद्र को, मानिक चंद्र को। बोला है मानिक चंद्र, है ना, तुम जो है अलीनगर में रहना है, कोई भी अंग्रेज आते तो उसको जो है मार के भगा देना है, ठीक है। तो इस यहां तक समझ में आ गया कि बंगाल से अलीनगर कैसे बन गया, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि अक्टूबर 1756 में कंपनी ने बंगाल को पुनः अधिकार, अब जो है संरक्षण मणिकपुर के पास है, मणिक चंद्र के पास है। तो पुनः अधिकार करने हेतु जो है अंग्रेज भेजता है ये लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, जाओ पुनः जो है उसको क्या करो? अधिकार करो। तो भारी सेना लेकर के ये आता है और जो है अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तब होता है कौन सी संधि? अलीनगर की संधि। कौन सी संधि होती है? अलीनगर की संधि। तो अब पता चल गया होगा अलीनगर की संधि कैसे हुआ। अलीनगर की संधि होता है, ठीक है। अलीनगर की जो संधि होता है वह 1700 कब होता है? 1757 में, 1757, क्योंकि अक्टूबर में तो जो है ये अबे किया, अक्टूबर में ये अबे किया, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर पार हो गया होगा। तो 1757 ईस्वी में, 1757 में हुआ अलीनगर की संधि। और किसके किसके बीच में हुआ? तो सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला प्लस, है ना, क्लाइव के बीच में हुआ, है ना, क्लाइव के बीच में, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? अभी जस्ट बताए हैं। तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला। कब हुआ? तो 1757, फरवरी 1757 में हुआ। देखिए कह सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि कब हुआ था? तो फरवरी 1757। एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि के तहत सिराजुद्दौला ने कंपनी की शर्तें मानी। आप देखिए, है ना, फिर आगे जो है बात समझने वाली कि अलीनगर का जब संधि हुआ, संधि काहे हुआ? जब हार मान गया सिराजुद्दौला ने, ठीक है, चलो भाई संधि कर लो, है ना, तुम हमें हस्तक्षेप नहीं। तो संधि में क्या क्या शर्तें जो है मानना पड़ा ये सिराजुद्दौला को? तो मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाएं, है ना, मतलब पहले से जो मुगल ने जो है व्यापारिक सुविधा दिया था अंग्रेजों को, वो जो है मानने पर बाध्य किया। 3 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना व कलकत्ता का किलेबंदी, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बात हो गया, यही किलेबंदी को लेकर के जो है ब्लैक होल की घटना हुआ था और फिर से जो है मंजूरी मिल गया, है ना। तो मंजूरी मिलने का कारण था कि वो जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था। सिक्के ढालने के अधिकार, तो और जो है सिक्का उक्का सब ढालने लगा। तो ये तीनों जो है शर्तें जो है इनको मानना पड़े, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है।
करा 1854 ईस्वी में किस युद्ध में भाग लेकर काउंट काबूर ने इटली की समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया था? तो पहले तो ध्यान रखना है कि 1854 में किस युद्ध में भाग लेकर के काउंट काबूर ने इटली, किसने भाग लिया? काउंट काबूर ने, और अंतरराष्ट्रीय समस्या को बना दिया। तो क्रीमिया का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तो क्रीमिया का युद्ध था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि क्रीमिया का युद्ध जो है कब से कब तक चला था, तो 1853 से लेकर के 1856 के बीच में, 1856 के बीच में क्रीमिया का युद्ध जो है रूस प्लस ऑटोमन साम्राज्य के बीच में हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य, ये सब क्वेश्चन जो है आपको जल्दी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्रीमिया का युद्ध जो है रूस प्लस ऑटोमन साम्राज्य के बीच में हुआ था। और ये काहे हुआ था, इसका क्या कारण था? तो काला सागर में प्रभाव के लेकर के, काला है ना, काला सागर में प्रभाव, है ना, प्रभाव के चलते, है ना, के चलते जो है ये क्या हो गया? तो आपको क्रीमिया का युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड, है ना, प्लस फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लैंड की तरफ जो है कौन था? तो ड्यूनांट, है ना, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। और फ्रांस की तरफ जो है नेपोलियन बोनापार्ट था। ट्रेफलगर का युद्ध, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? क्रीमिया का युद्ध। कर एकीकरण के तृतीय चरण का श्रेय दिया जाता है। तृतीय चरण बोल रहा है, पहला चरण अगर पूछेगा तो मेजनी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तृतीय चरण अगर पूछ रहा है तो गैरी वाल्डी, ठीक है, गैरी वाल्डे। जोसेफ मेजनी को जो है इटली के एकीकरण के जनक, है ना, जनक कहा जाता है। और गैरीवाल्डी को तृतीय चरण का, ठीक है। जोसेफ मेजनी की बात करते हैं तो यंग इटली संस्था की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ मेजनी के द्वारा, ठीक है। विक्टर एमेनुअल ने, है ना, इन्होंने जो है अपने प्रधानमंत्री, है ना, काउंट काबूर को चुना था, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पीछे भी हम पढ़ा है कि विक्टर एमेनुअल ने अपने प्रधानमंत्री किसको चुना था? तो काउंट काबूर को। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो ये फ्रांस की क्रांति का सेनापति के रूप में जो है उभरा था। सेनापति के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने को राजा घोषित कर लिया था 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति जो है कब हुआ था? 1789 ईस्वी में, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म की बात करते हैं 15 अगस्त 1769 को हुआ था। इसकी मृत्यु जो हुआ था 1821 में हुआ था सेंट हेलेना द्वीप पर। जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो इसको कैद करके जो है सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। करा इटली के एकीकरण का तलवार गैरीवाल्डी को, है ना, तलवार किसको कहा जाता है? गैरीवाल्डी को। करा लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन, ये भी जो है गैरीवाल्डी ने किया था। बाकी ये सब के बारे में मैंने अभी बताया है, ठीक है। करा तारे में कौन सी गैस की बहुल प्रधानता होती है? बहुल मतलब अधिक, ढेर सारा, है ना। तो तारे में जो है सबसे ज्यादा जो गैस होती है, ढेर सारा जो गैस होता है, वह कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन होता है ना। कई परसेंट होता है? तो 71%। 71, ये प्रतिशत वाला बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 71%। हीलियम की बात करते हैं 26%, ठीक है। और लोहा, है ना, अगर आपसे पूछेगा लोहा कितना होता है, तो लोहा जो होता है आधा प्रतिशत, 0.5%। अब बाकी जो शेष बच गया, शेष में जो है सब रहता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया आपका, और नियोन हो जाएगा आपको, कार्बन हो जाएगा, है ना। ये सब जो है शेष गैस, ये सब भी रहता है। तो ये तीनों को जो है परसेंटेज ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा 71, हीलियम 26 और लोहा आधा प्रतिशत। अर्सा मेजर एवं बिग डीपर का एक प्रकार का क्या है? तो अर्सा मेजर और बिग डीपर की बात करते हैं तो ये जो है आपको दोनों हो जाएगा। सप्तऋषि मंडल है, नक्षत्र मंडल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जो है क्या है? संबंध है। जैसे नक्षत्र मंडल, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल। और 7 तारों के समूह जो है, 7
तारे का समूह जो कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, सप्तऋषि मंडल कहलाता है, सप्त सात, ठीक है। तो ये दोनों जो है नक्षत्र मंडल किसका हिस्सा है, अति सप्तऋषि मंडल किसका हिस्सा है, नक्षत्र मंडल का। तो अर्सा मेजर और बिग डीपर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सप्तऋषि मंडल भी हो सकता है और नक्षत्र मंडल, इसलिए दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है, तो आंतरिक ग्रह जो है, आंतरिक ग्रह हम बता देते हैं, आंतरिक ग्रह जो है वो शुरू के 4 ग्रह है ना, तो बुध, शुक्र है ना, पृथ्वी और मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह के शुरू के 4 ग्रह जो आंतरिक ग्रह होता है। अब बाह्य ग्रह अगर आपसे पूछेगा कि बाह्य ग्रह कौन कौन है, तो इसके 4 बाद वाला ग्रह है ना, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण है ना, एंड वरुण, ये जो है क्या हो जाएगा, बाह्य ग्रह, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह आपसे पूछता है किसके किसके बीच में रहता है, तो यही इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो क्या हो जाएगा, सभ्यन हो जाएगा जी, सभ्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से जो दक्षिण है वो आपको 3214 है ना। पूरब से पश्चिम की बात करते हैं, पूरब से पश्चिम की तो 2933 है। कुल है ना, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो 15,200 है, ठीक है। और कुल है ना तटीय, कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है, सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7516। लेकिन इसी में अगर मुख्य लगा देगा, मुख्य है ना, प्रमुख, प्रमुख मुख्य तटीय है ना सीमा की लंबाई अगर पूछेगा तो आपको बताना है कितना, 6100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200, अभी ना बताया 15,200 है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, 1971 में, हिमाचल प्रदेश 71 में। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं और गोवा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, 87 में। 66 में जो है हरियाणा का स्थापना हुआ है ना, और 50 में असम का स्थापना हुआ, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना, अच्छा ये दोबारा हो गया, ठीक है। आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है, कि आर्थिक विकास की जो है कितनी अवस्था है, 5 अवस्थाएं हैं। तो ये बातें जो है किसके द्वारा बताई गई है, कि 5 अवस्थाएं हैं आर्थिक विकास की। तो ये है आपको अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर रोस्टोव के द्वारा, अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर रोस्टोव के द्वारा जो है आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई, तो 5 अवस्थाएं। साइमन कुजनेट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, राष्ट्रीय आय लेखांकन है ना, लेखांकन का जन्मदाता है ना, जन्मदाता कौन कहलाता है, तो साइमन कुजनेट। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है, साइमन कुजनेट है। वीके आरबी राव द्वारा जो है ये जो है राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन अगर आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वीके आरबी राव द्वारा, वीके आरबी राव द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, वीके आरबी राव द्वारा। और राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता साइमन कुजनेट के द्वारा। और आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं किसने दिया, तो अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर रोस्टोव के द्वारा। करा कृषि, डेयरी, मत्स्य, कृषि हो गया, डेयरी हो गया, डेयरी दूध वाला, मत्स्य हो गया मछली पालन, और वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में ये सब आ गया। द्वितीय क्षेत्र में जो है निर्माण हो जाएगा, कोई भी तरह का जो है निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। और सेवा क्षेत्र, सेवा जैसे सरकार जितने भी सेवा चलाता है, जैसे कि रेल हो गया, बस हो गया है ना, ये सब सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। निर्माण हो गया, कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, विनिर्माण हो गया, फिर से उसको पुनर्निर्माण, तो वो सब जो है द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है,
तो प्रेस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करेगा? जिसके पास रिपोर्ट रहेगा, है ना, जिसके पास क्या रहेगा, तो रिपोर्ट रहेगा। तो रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, कौन सी संगठन जारी करती है? तो रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स, रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर्स, ठीक है। और वैश्विक द हेरिटेज फाउंडेशन की बात करते हैं, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जो है कौन सी जारी किया जाता है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। तो वैश्विक आर्थिक सूचकांक, वैश्विक आर्थिक, है ना, वैश्विक आर्थिक सूचकांक, वैश्विक अगर आपसे पूछेगा कि वैश्विक आर्थिक सूचकांक कौन जारी करता है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, ठीक है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक अगर आपसे पूछेगा, तो वैश्विक नवाचार, है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व औद्योगिक संपदा संगठन जारी करता है। और द हेरिटेज फाउंडेशन जो है संगठन जो है क्या जारी करता है, तो वैश्विक आर्थिक सूचकांक, ठीक है। तो ये सूचकांक को भी आपको कौन सा जारी करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। करा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा किया गया था, डिजिटल इंडिया, तो 21 अगस्त 2014 को, 21 अगस्त 2014 को, ठीक है। और 28 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त को, डिजिटल इंडिया, है ना, 21 अगस्त को, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की बात करते हैं, दीनदयाल, है ना, उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत जो है, ये जो है घोषणा कब किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को। और स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ, है ना, स्वच्छ भारत जो मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसकी घोषणा कब किया गया था, तो गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का ईसाई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव का ईसाई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, का क्या होता है, वेबर होता है। आवृत्ति के हर्ज होता है, घन मीटर आयतन का, है ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। करा एक एक्सा बराबर होता है, एक्सा 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 10 पर पावर 18, ठीक है। अब पेटा बराबर होता है 10 पर पावर 15, जेटा बराबर होता है 10 पर पावर 21, और योटा बराबर होता है आपको 10 पर पावर 24। करा निम्न में से कौन सी घटना वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण होती है, मतलब जब वायुमंडलीय दाब कम होती है तो कौन कौन सी स्थिति पैदा हो सकती है, तो यात्री का फाउंटेन पेन ऊंचाई पर हवाई जहाज में लीक हो जाता है, तो हाँ, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ये होता है। पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, ये भी हो जाएगा। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से खून बहना लगता है, तो ये तीनों का तीनों जो है क्या है, तो वायुमंडलीय दब होने के कारण, अति कम होने के कारण ये तीनों स्थिति पैदा होता है। डायनेमो रूपांतरण है, डायनेमो, तो डायनेमो जो है आपको विद्युत ऊर्जा को, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है, हीटर, है ना, विद्युत हीटर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है लाउड स्पीकर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है सेल, बैटरी। अगला क्वेश्चन चले, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार कौन है ना, क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कारक है वह जेसी बोस है, चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं, कंप्यूटर का खोज, है ना, कंप्यूटर का खोज की बात करते हैं, तो ये किया था। विक्टर हेस की बात करते हैं, तो ये कॉस्मिक किरण हो जाएगा, कॉस्मिक
किरण, कॉस्मिक किरण की खोज जो है विक्टर हेस और राल्फ वेजवुड की बात करते हैं तो ये कार्बन पेपर हो जाएगा, कार्बन पेपर हो जाएगा। गति का समीकरण एवं दूरदर्शी का निर्माण, है ना, दूरदर्शी मतलब वही, अरे क्या बोलते हैं उसको, दूरबीन, है ना। तो गति का समीकरण दिया एवं दूरदर्शी का निर्माण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया, है ना, एवं नियम एवं डायनेमो का आविष्कार किया। ये सब जो है आपको किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा, तो गैलीलियो के द्वारा, ठीक है। जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत दिया था, ठीक है। गेवर की अगर हम बात करते हैं, डेनिस गेवर की, तो इन्होंने जो है त्रिविमीय फोटोग्राफी, जिसको 3D कहते हैं, 3D फोटोग्राफी, 3D फोटोग्राफी। ये सारा जो है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे होंगे, जो पढ़ने वाला होंगे वो बिल्कुल समझ रहे होंगे। रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर सीवी रमन के सहयोगी कौन थे, तो डॉक्टर के.एम. कृष्णन थे, सहयोगी के रूप में थे डॉक्टर के.एम. कृष्णन। रमन प्रभाव की खोज जो है सीवी रमन के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर, है ना, और विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो आमीटर का। वायु का वेग को मापने के लिए जो है एनीमोमीटर का। और हृदय की गति को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। भूख लगना, प्यास लगना आदि किसका उदाहरण है, भूख लग गया, प्यास लग गया, तो बाहरी उद्दीपन का उदाहरण है ना। भूख लगना और प्यास लगना जो है, नहीं, बाहरी उद्दीपन, ठीक तो है। भूख लगना, प्यास लगना आदि उदाहरण है किसका, बाह्य उद्दीपन का, ठीक है। बाह्य उद्दीपन का, नहीं, आंतरिक हो जाएगा इसका, ठीक है। भूख लगना, प्यास लगना जो है ये आंतरिक उद्दीपन का उदाहरण है। और बाह्य उद्दीपन का जो उदाहरण है, कांटा लगने पर, है ना, कांटा लगने पर अचानक पैर को हटाना, है ना, पैर को हटाना, है ना, ये जो है किसका है, तो बाह्य उद्दीपन का उदाहरण है। और जो है ठंड से शरीर कांपना, ठंड से शरीर कांपना जो है किसका है, तो ये जो है बाहरी उद्दीपन का उदाहरण है। तो बाहरी और आंतरिक दोनों को जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भूख लगना, प्यास लगना, ये अभी हम बताए हैं कि आंतरिक उदाहरण है, डबल हो गया है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, है ना, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, अर्थात एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आता है, जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गया, किस जगत का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव मतलब जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, ये सब किस में आता है, प्रोकैरियोटिक श्रेणी में आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किस जगत का है, तो ये जो है आपका किस जगत का हो जाएगा, तो मोनेरा जगत। आपको पता है कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा जो है ना, आर.एच. व्हिटेकर द्वारा जो है जीवों को 5 वर्गों में बांटा है, 5 वर्गों में, कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था। तो वही कह रहा है कि किस वर्ग में है, तो मोनेरा जगत। तो मोनेरा होता है एक जगत, प्रोटिस्टा होता है दूसरी जगत, पहली जगत, दूसरी जगत, कवक हो गया तीसरी जगत, और पादप हो गया चौथी जगत, और पांचवी जो हो जाएगा आपको जंतु जगत, है ना, जंतु जगत हो जाएगा। ये पांचों जगत को जो है किसने बांटा था, आर.एच. व्हिटेकर ने। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण, तो विटामिन के कारण। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, है ना, लाइकोपिन। कैरोटीन जो है गाजर, गाजर का लाल रंग जो है वह किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है ना, और विटामिन बी1 का थायमिन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन, और विटामिन बी3 का जो है क्या हो जाएगा, तो आपको नियासिन हो जाएगा।
भारतीय सेना में प्रथम महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी थी? पहला महिला कॉम्बैट एविएटर तो अभिलाषा बराक थी, अभिलाषा बराक, ठीक है। आईएनसी है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ने, प्रथम महिला अध्यक्षता करने वाली है ना, प्रथम महिला थी। लेकिन यही में भारतीय अगर लग जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। पूजा देवी जो है भारतीय महिला है ना, प्रथम बस ड्राइवर है ना, बस ड्राइवर, ठीक है। किरण बेदी जो है प्रथम महिला आईपीएस, प्रथम महिला क्या है तो आईपीएस है किरण बेदी। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो एसवी कृष्णमूर्ति है ना, एसवी कृष्णमूर्ति जो थे राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। सभापति क्यों होता है? उपराष्ट्रपति होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो आईएनसी है ना, आईएनसी की प्रथम है ना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता है ना, अध्यक्षता करने वाला जो है कौन था तो जाकिर हुसैन। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय कवि। और ये राष्ट्रीय कवि की संज्ञा जो है किसने दिया था तो महात्मा गांधी ने जो है इनको संज्ञा दिया था कि आप क्या हो, राष्ट्रीय कवि हो, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर की बात करते हैं तो आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और ये कब हुए थे? 1863 ईस्वी में, 1863 में। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र है, नई दिल्ली में था, ठीक है। पटना में जो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुआ था 1990 में है ना, पटना के छज्जू बाग में। कहा तो छज्जू बाग में है ना, जाके देखिएगा वहीं पर है। साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति थे सानिया सेन। त्रिगवेली जो है यूएनओ के प्रथम महासचिव थे, ठीक है। प्रथम महासचिव कौन था? त्रिगवेली। रूस के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो रूस के तास या नोवोस्ती। तो रूस के क्या हो जाएगा? तास या नोवोस्ती। तास या नोवोस्ती किस देश की है? तो रूस के। तास या नोवोस्ती समाचार एजेंसी रूस के। क्योडो और जीजी जापान का है, ठीक है। क्योडो और जीजी जापान का है। बाट्रा की बात करते हैं जॉर्डन का, जॉर्डन के बाट्रा हो जाएगा। और राइटर जो हो जाएगा यूके का, ब्रिटेन का क्या हो जाएगा? राइटर। भारत पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। 2 दिवस, ठीक है। एक तो पर्यटन दिवस हो गया, दूसरा मतदान दिवस हो गया। ये दोनों जो है 25 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है ना, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 15 जनवरी को जो है थल सेना आर्मी डे। 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी है ना, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, ठीक है। काजीरंगा असम में है, ठीक है। तो ये था 50 क्वेश्चन का सीरीज और 1300 प्रश्न तक हो चुका है ना। माय गॉड, अगर आप शुरू से वीडियो अगर देख लीजिएगा तो अपने आप में पावर आ जाएगा जीके में, ठीक है। क्योंकि बीच से मत देखिएगा, शुरू से देखिएगा। अगर नहीं होता 5-5 घंटा का 2 वीडियो डाले, 1000 क्वेश्चन उसमें जो है निपटा जाएगा। फिर 500 क्वेश्चन डालेंगे 200 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, क्लास अगर अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगाइए। इसका पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।